Start. Dear students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our web portal of Sri Karni Academy and EduTech. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में मैंने अपना परिचय दिया था। अगर जो लोग एब्सेंट रह गए हैं या जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं दोबारा बता दूं, मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है, जोधपुर का रहने वाला हूं, जोधपुर राजस्थान। ठीक है, बड़ी अच्छी प्यारी सिटी है हमारी और यहीं से मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ क्योंकि दौर ही ऐसा चल रहा है, सिचुएशन ऐसी चल रही है, आप सभी परिचय दे और आप लोगों का नुकसान ना हो, तो आप लोगों के लिए इस चीज़ के नुकसान ना हो और उसके खामियाजे ना भुगतना पड़े, आपको किसी स्टडी में किसी प्रकार का लॉस ना हो, उसी के लिए हमने ये अपना एजुकेशन शुरू किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ठीक है, आप सभी को वेटेज मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे 12th के सिलेबस के लिए। 12th के सिलेबस में हम बात करें बायोलॉजी के में, तो बायोलॉजी में हमने पिछली क्लास में बात की थी एंजाइम्स के लिए कि एंजाइम्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। बेसिक चीज़ हमने बात की थी, एंजाइम्स क्या होता है, दे आर द बायोकैटालिस्ट होते हैं, दे कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की मतलब रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जो काम 10 दिन में हो रहा है उसको 2 दिन में भी कर सकते हैं और जो काम 10 दिन में हो रहा है उसको 20 दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग जगह होते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी एंजाइम्स के कंपोनेंट के लिए कि एंजाइम जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। एक प्रोटीन, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है एपो एंजाइम। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है को एंजाइम, दूसरा होता है को फैक्टर, तीसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट में 3 कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि इस प्रोटीन पार्ट से एसोसिएट होते हैं। मतलब कि जब प्रोटीन पार्ट से नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ता है तब जो कंप्लीट एंजाइम बनता है उसको कहते हैं होलो एंजाइम। तो अब नॉन प्रोटीन में मैंने आपको बताया 3 चीज हो सकती है। को एंजाइम, को एंजाइम क्या हो सकता है? ये होता है ऑर्गेनिक पार्ट। क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट। ये होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। कोई भी इनऑर्गेनिक पार्ट। अब ऑर्गेनिक में क्या हो सकता है? जैसे आपको मैंने बताया था FAD, NAD, फ्लेविडी, ये निकोटिनामाइड, एडेनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इस तरह के जो कंपोनेंट जब एंजाइम से जुड़ते हैं तो वो को एंजाइम कहलाते हैं। एपो एंजाइम से जुड़ते हैं तो को एंजाइम कहलाते हैं और वो दोनों के जुड़ने की जो एंजाइम बना उसको होलो एंजाइम कहते हैं। बहुत सारे एंजाइम जैसे हमने बात की इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड होते हैं। जैसे क्या हो सकता है? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीज, जिंक, इस तरह के जब पोर्शन एपो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं तो उनको कोफैक्टर कहा जाता है। अब ये दोनों नॉर्मली क्या होता है? एंजाइम के साथ जुड़ते हैं एपो एंजाइम। जब नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है? प्रोटीन पार्ट से जुड़ता है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीशन के बाद जिस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे एंजाइम के जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम वापस से क्या होता है? इन दोनों में टूट जाता है। प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ड्यू टू एनी रीजन, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों की एपो एंजाइम की और
नॉन प्रोटीन पोर्शन की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, जिससे नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन से अलग ही ना हो, परमानेंटली बॉन्डिंग हो गई है, परमानेंटली जुड़ गए हैं, तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब कि ये क्या हो सकते हैं? ये बात करेंगे, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये कोएंजाइम भी हो सकता है और कोफैक्टर भी हो सकता है। बस शर्त ये है, बस कंडीशन ये है कि एक बार अगर एपो एंजाइम से चिपक गए, जुड़ गए, तो उस एपो एंजाइम को फ्री नहीं करेंगे परमानेंटली। अब वो एंजाइम जो एपो एंजाइम है वो इसके साथ जुड़े रहेगा, नेक्स्ट रिएक्शन में ये किसी और कोफैक्टर या कोएंजाइम को जुड़ने नहीं देंगे। मतलब कि परमानेंट अटैचमेंट होता है। किस तरह का अटैचमेंट है इनका? बॉन्डिंग कैसी है? परमानेंट। लेकिन अगर ये नॉर्मल हम कोएंजाइम या कोफैक्टर की बात करेंगे तो इनकी बॉन्डिंग कैसी होती है? इनकी टेम्पररी होती है। टेम्पररी मतलब एक बार जुड़ा फिर हट जाएगा, तो टेम्पररी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो उसको कोएंजाइम या कोफैक्टर कहेंगे। लेकिन अगर यही कोएंजाइम या कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद परमानेंट अटैच हो गया तो उसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट एंजाइम ऑप्टिमा की, कि सारे जो ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटी जो होती है एक स्पेसिफिक कंडीशन में शो करते हैं। उस स्पेसिफिक कंडीशन को कहते हैं एंजाइम ऑप्टिमा या एंजाइम की विशिष्टता, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब वो क्या होते हैं, जैसे मैंने बताऊं, यहाँ पे हमने खाना खाते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम। सभी को पता है खाना मुंह से खाते हैं, बोलस बन के जाता है यहाँ पे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में बात करेंगे तो स्टमक के अंदर, स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। ये किसका डाइजेशन करता है? ये किसी का भी डाइजेशन नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है? क्योंकि क्या है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? हाँ, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? HCl। HCl क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। मतलब कि अगर इसको pH मान 1.8 से अगर 2 pH मिलेगा तो क्या होगा? पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। नाउ पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। अब सपोज करो पेप्सिनोजन तो पड़ा है हमारे पास, लेकिन अगर ये pH ना मिले, अगर इसको ये वाला pH ना मिल करके मैं इसको pH दे दूं बेस का, कि pH वैल्यू है 8.0 है, तो क्या ये पेप्सिन बनेगा? नहीं बनेगा। ये पेप्सिन नहीं बनेगा और ये एक्टिव नहीं होगा। ये एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। जो हमने खाने में प्रोटीन्स लिए हैं उनका डाइजेशन नहीं होगा। उनका डाइजेशन क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, नो पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म, नो अमीनो एसिड फॉर्म, प्रोटीन है जैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? pH वैल्यू ये चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक pH होता है। ठीक है, उसी कंडीशन में वो काम करता है। तो पेप्सिनोजन के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या विशेषता है? एंजाइम ऑप्टिमा क्या है? उसका pH वैल्यू
कि पीएच अगर ये होगा तो ये क्या बनेगा, पेप्सिन बनेगा, और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गई, ये जो पीएच की वैल्यू है पेप्सिन के लिए क्या हो गई, एंजाइम ऑप्टिमा। तो वैसे ही हर एक एंजाइम्स की अपनी एक ऑप्टिमा होती है, एक स्पेसिफिक पीएच पे वो काम करते हैं, एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सबके साथ काम करेगा। अब जैसे बात करें कि ये जो पेप्सिनोजन हमने बताया, अब इसको हम कहेंगे चलो आपको ये पीएच दे दिया है, अब हम प्रोटीन ना दे करके क्या देंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट देंगे। क्या दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। पीएच तो आपने जैसा चाहा वैसे दे दिया, अब सबस्ट्रेट आपको हम ये कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। अब ना आपको स्टार्च दे दिया, स्टार्च को आप तोड़ो, या ग्लाइकोजन दे दिया, ग्लाइकोजन को तोड़ो, ब्रेक डाउन करो, तो ये करेगा नहीं करेगा, तब भी ये नहीं करेगा। तो एंजाइम की अपनी हर एक चीज की क्या होती है, ऑप्टिमा होती है। अब ये ऑप्टिमा क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। मतलब कि एंजाइम के काम करने की क्रियाशीलता को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम एक्शन के लिए नॉर्मली जो होता है वो ये होता है 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तक। और सपोज करो हम इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, कि अगर हमने इसको 50 डिग्री कर दिया, 60 डिग्री कर दिया या 5 डिग्री कर दिया, तो क्या इफेक्ट होगा एंजाइम की एक्टिविटी पर। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि इसको कहा जाता है Q2, कि अगर हमने कोई एंजाइम जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है और इसको हम 30 डिग्री दे दें, 10 डिग्री टेम्परेचर हमने इसका बढ़ा दिया, कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो एंजाइम काम कर रहा था उसको हमने 30 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो क्या हो गया, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से यहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डबल हो गई। डबल हो गई मतलब कि जो काम पहले वो 1 घंटे में कर रहा था वही काम वो क्या कर सकता है, आधे घंटे में कर सकता है। तो 1 घंटे वो डबल काम कर लेगा ना, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, जस्ट डबल। अब लालच आया मन में कि भाई जस्ट हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम ने जो मजदूर पहले या जो एंजाइम पहले 10 मॉलिक्यूल को 1 घंटे में कन्वर्ट कर रहा था, वो सिर्फ अब वो कहने का मतलब 1 घंटे में 20 मॉलिक्यूल को कर रहा है कन्वर्ट। ए बी जैसे बात करें अपन, ए को बी में बनने के लिए 1 घंटे के अंदर 1 आवर्स में ये ए से बी के 10 मॉलिक्यूल हो रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, ये 20 डिग्री की सिचुएशन बात थी, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ टेम्परेचर चेंज करके ए से बी डिग्री, अब भी बात करें 1 आवर, लेकिन टेम्परेचर कर दिया हमने 30 डिग्री। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, ये 20 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकता है, 20 ए को 20 बी में कन्वर्ट कर सकता है। टाइम वही है, देखिए 1 घंटा। चेंजेस कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर में किया, जहां पहले 20 डिग्री दिया वहां अब 30 डिग्री दे दिया। तो थोड़ा मन में लालच आया, जब मेरा इतना फास्ट काम हो रहा है सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाने से, तो इसको एक बार और ट्राई करें। तो यहाँ हमने ए दिया, ए को बी में कन्वर्ट कर में, टाइम वही 1 घंटा, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इसको 40 डिग्री। सोचते हैं 50 डिग्री क्यों नहीं कर दे अपन, और ज़्यादा हो जाएगा। जो पहले 30 हुए 20 हुए थे वो अब 40 हो जाएंगे, जी नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, नील बटा हमने 50 मॉलिक्यूल की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ मिलेंगे कितने, 0। प्रीवियस स्लाइड।
तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 0। कारण यहाँ पे जैसे ही 35 डिग्री टेम्परेचर से हम आगे बढ़ेंगे क्या होगा स्टूडेंट्स? जब मेरी यहाँ एंजाइम्स वाली पहली प्रेजेंटेशन थी उस दौरान मैंने आपको बताया था, एक चीज लिखी थी, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। क्या है? लगभग सारे के सारे एंजाइम्स किसके बने हैं? प्रोटीन्स के। मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको एपो एंजाइम पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? वो प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड बात करें यहाँ पे, जो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा 50 डिग्री तक लेके गए हम, 35 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो तो क्या होगा? प्रोटीन जो है ये क्या होते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं। क्या होंगे? डीनेचर्ड, मतलब कि अपना शेप खोने लगते हैं, अपना स्ट्रक्चर क्या होगा इनका? डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? डिस्ट्रक्ट हो गया। तो स्टूडेंट मैंने एक चीज और आपको बताई थी, एंजाइम जो ज्यादातर सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी एक्टिव स्ट्रक्चर होती है? वो मैंने आपको बताया था टर्शरी एक्टिव स्ट्रक्चर होती है। टर्शरी प्रोटीन के बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी दिए थे मैंने, लाइसोजाइम्स हो गया या लाइसोजाइम में प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं सॉरी, लाइसोजाइम जो ऑर्गेनिल्स है वहां के जो एंजाइम्स हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होते हैं, वो 4 डिग्री में होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं वो टर्सरी होते हैं, 3 डिग्री में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होते हैं? यहाँ पे अपना शेप होने लगते हैं, डीनेचर होते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये प्रोटीन जो है इसका एक्टिव फॉर्म है, जैसे ही टेम्परेचर दिया क्या होगा? ये बिखरने लग जाएगा। अब बिखरने लग जाएगा, सब अलग अलग हो गए तो क्या हो गया? ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो गया या इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? एंजाइम इनएक्टिव हो गया। ये तो हुई कब? जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया। अब इसी के साथ बात करें, क्या हम 20 डिग्री से कम टेम्परेचर तो कर ही सकते हैं? 10 डिग्री पे ले आओ, 5 डिग्री पे ले आओ। ये तो टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें पता पड़ गया कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? प्रोटीन जो था वो डीनेचर्ड हो गया। इस वजह से प्रोटीन अब काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट्स इसके एक्सेप्शन भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कह दिया है तो यहाँ इस टेम्परेचर से ज़्यादा कोई यहाँ पे एंजाइम काम नहीं करेगा। करेगा, जैसे हम बात करेंगे, आपके एक चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में, बात करेंगे पीसीआर पढ़ेंगे। तो पीसीआर में हम काम में लेंगे एक एंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा होता है एक पी फ्लू, पायरोकोकोस से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ये थर्मोस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? थर्मोस्टेबल है। ये हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, ये 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर सकते हैं। दे आर द एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ एसिडोफिल बैक्टीरिया होते हैं वो हाईली टेम्परेचर, हाईली बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे रह सकते हैं, थर्मोफिलस बैक्टीरिया उसको कहा जाता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं तो जनरल में भी क्या होगा? 35 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर जाता है तो एंजाइम क्या होंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। उसके अलावा बात करें, ये तो हमने ज्यादा टेम्परेचर की बात की, अगर टेम्परेचर कम कर दे तो क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा सर्दी में क्या होता है? 5 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, 0 डिग्री चला जाएगा तो क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, कोई भी चीज होगी जम जाएगी, कुल्फी जम जाएगी। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे जैसे प्रोटीन जो है अब ये चारों तरफ से क्या हो गया है? अगर ये फ्रीज हो जाए, क्या हो जाए? फ्रीज हो जाए, ये जम जाए तो क्या काम कर पाएगा? नहीं, तब भी क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट या इनएक्टिव हो जाएगा। तो उस समय भी क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट कर जाएगी और ज्यादा टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे क्या होगा? एंजाइम
काम नहीं करेंगे, जिसका कारण मैंने बता दिया है। तो इसलिए क्या कहेंगे, एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया है या एंजाइम एक्टिविटी हैज बीन स्टॉप। ठीक है, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर दोनों के ही बड़े अच्छे से मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो एंजाइम जो होते हैं उनका जो ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो होता है 5.0 to 7.5। ये ऑप्टिमम पीएच है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, ज्यादातर एंजाइम्स के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे एंजाइम्स के लिए एप्लीकेबल हो गया है, ये बात करें मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए। अब जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया पेप्सिन, पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक पीएच, और उस स्पेसिफिक पीएच क्या थी मैंने आपको बताई थी 1.8 या नियर अबाउट 2, जो 5 से बहुत कम है। इसके अलावा ट्रिप्सिन की बात करेंगे डाइजेशन में, तो ट्रिप्सिन के लिए चाहिए जो पीएच वो मोर देन 8 अराउंड 9 चाहिए, तो वो 7.5 से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये चीजें वेरी कर सकती है। तो ये हम बात कर रहे हैं जो 5.0 से 7.5 बात की है, ये बात की है नियरली यूनिवर्सल के लगभग सारे एंजाइम्स के लिए, ज्यादातर एंजाइम्स के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे एंजाइम्स के लिए एप्लीकेबल हो गई। इसी तरह से टेम्परेचर का, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टेम्परेचर के भी एक्सेप्शन है, तो वो पीएच के भी एक्सेप्शंस हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बात करेंगे, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट ही हमारे पास कम है तो क्या होगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा। अगर अब हमारे पास ए यहाँ पे कम है, ए ही 5 है, तो बी कितने मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। यहाँ हमने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री जो 20 को कैपेबल है, यहाँ मैंने बी ही, ए ही 10 है मेरे पास, तो कितने बनेंगे, तो बी भी 10 ही बनेंगे मेरे पास, जितने रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आर द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चीज जितने हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे सपोज ये यहाँ पे हमने 10 से शुरुआत की थी कि हमने 10 ए को बीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ही हमने 30 डिग्री टेम्परेचर किया तो इसकी कैपेबिलिटी क्या हो गई, डबल हो गई। तो हम जैसे ही 10 से बढ़ाएंगे 11 को करेंगे तो हाथों हाथ 11 पे कर देगा, 12 कराएंगे तो 12 ए से बी में बदल जाएंगे, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 सॉरी 19, 20। तो यहाँ तक इसकी कैपेबिलिटी है, यहाँ तक इसकी क्षमता है। अब हम सोचेंगे 20 से हमने 25 कर दिया, 30 कर दिया, तो ये एंजाइम अब क्यों नहीं बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा सकता क्योंकि एंजाइम की जो कैपेसिटी थी वो फिल हो गई है। इस तरह से मैं यहाँ पे जैसे ही एंजाइम्स, एक तरफ लिखूँ मैं एंजाइम, एक तरफ सबस्ट्रेट, एंजाइम्स बढ़े, सबस्ट्रेट बढ़ाते गए तो क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी। लेकिन एक स्टेज के बाद क्या होगी, ये सीधी लाइन हो जाएगी। अब आपने क्या हो गया, यहाँ 10 थे, यहाँ 20 तक पहुँच गए। अब आप सोचते हो मैं 20 से और बढ़ाता जाऊँ, तो मैं बढ़ा रहा हूँ, तो क्यों नहीं बढ़ रहा, अब तो ये सीधा कॉन्स्टेंट हो गया। बस इसकी एंजाइम्स की ऑप्टिमा खत्म हो गई है, ये 20 सबस्ट्रेट को ही बाइंड कर सकता था, तो ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट बात करें, फोर्थ पॉइंट, दो सब्सटेंस विच रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एंजाइम के काम करने को रोकते हैं। अब आप भी पढ़ते हो, काफ़ी लोग आते हैं आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए, नहीं ये ज़्यादा पढ़ लेगा तो टॉप कर जाएगा, ये मेरे से ज़्यादा अच्छे नंबर ले आएगा, तो इसको पढ़ने से रोको। चल भाई मदन खेलते हैं, चल भाई श्रुति खेलते हैं, क्या कर रही है, सारे दिन पढ़ती रहती है, सारे दिन पढ़ते रहता है वट। तो हम इसके एक्टिविटी को किस तरह डिस्टर्ब करें, उसके काम करने के, पढ़ाई को किस तरह से डिस्टर्ब करें, तो किसको खेल में लगाओ, कुछ दूसरे वीडियो दिखाओ, पढ़ाई वाले वीडियो मत दिखाओ, किताबें कॉपी से दूर रखो, कॉमिक्स दे दो या कोई नॉवल दे दो। तो इस तरह से क्या होता है, काफ़ी लोग हिंड्रेंस होते हैं,
जो उसके काम करने को रोकते हैं। उसी तरह से एंजाइम्स के भी काम करने को रोकने वाले बहुत होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है, जो काम करने से रोकते हैं उनको कहा जाता है क्या, इनहिबिटर्स। क्या कहा जाता है, इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, एक क्या होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव, वो आपके साथ पढ़ने वाले ही होंगे, बस वो चाहेंगे कि मुझसे ज्यादा नंबर ना लाए, ठीक है, तो उनको कहते हैं कॉम्पिटिटिव। अब सपोज कॉम्पिटिटिव नेट का एग्जाम दे रहा हूँ, नेट में सीट है 700 मान ली, तो 700 में और यार ये जो अगर आता है तो हो सकता है मेरी सीट कट जाएगी, तो इसको पढ़ने से रोक दो ताकि नेट में मेरा सिलेक्शन हो जाए, अगर लास्ट पोजीशन पे आए तो मेरा नंबर आ जाए, ये रह जाए, अगर ये मुझसे ज्यादा पढ़ेगा तो मेरे चांसेस कम हो जाएंगे, तो इसको रोको। तो आपका जो compete करने वाला है उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ लिखते तो नहीं है, लेकिन उसको पढ़ा के पढ़ाई से जलन होती है कि यार ये क्यों पढ़ रहा है, ये पढ़ेगा लिखेगा कल को कलेक्टर बन जाएगा, मेरे को लात मारेगा, मेरे से पूछेगा भी नहीं, मेरे से दूरी बन जाएगी। तो हालांकि उसको आपके पढ़ाई से मतलब आपके कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई से एलर्जी उसको, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स किस तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो कॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़े, द स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर सिमिलर टू द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो इनहिबिटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबस्ट्रेट के सिमिलर होगा। तो एंजाइम्स को क्या करता है, वो धोखा देता है कि मैं सबस्ट्रेट हूं, आके मुझसे जुड़ जाओ। तो एंजाइम के साथ जुड़ गया, अब वो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबस्ट्रेट तो था नहीं, सबस्ट्रेट जैसा एक स्ट्रक्चर था, वो एंजाइम के साथ जुड़ गया। सेकंड थिंग, और वो एंजाइम के साथ जुड़ा, अब एंजाइम को छोड़ेगा भी नहीं, टाइटली बाउंड कर गया वो। तो एंजाइम को छोड़ भी नहीं रहा है, टाइटली बाउंड कर गया, तो और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट और कर दिया। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जहां सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए था वहां वो जाकर के जुड़ गया है। जैसे मेलोनिक एसिड इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सक्सिनिक एसिड के सिमिलर होता है, इसलिए वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है मेलोनिक एसिड, जिससे सक्सिनिक एसिड नहीं जुड़ पाता है और सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कंपटीशन लेवल पे। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए हैं। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव में बात करें, this type of inhibitor permanently attach with the enzyme molecule and bring structural change in its enzyme। अब एंजाइम में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या हो, जैसे मैंने बताया आपको, उसको आपसे पढ़ाई से लेना देना नहीं है, उसको आपके नीट में सिलेक्शन होने से लेना देना नहीं है, वो क्योंकि वो नीट में वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही वो अपीयर हो रहा है, लेकिन उसका आपको पढ़ाई से एलर्जी है कि कल कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो मुझे तकलीफ होगी, मेरे को जलन होगी, तो वो आपको वहां पे पढ़ने से रोक रहा है। तो क्या करेगा, आपकी किताबें छिपा देगा, ठीक है, किताबों पेपर फाड़ देगा, या आपके पढ़ने का टाइम होगा उसमें तेज म्यूजिक चलाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के क्या होंगे इनहिबिटर, जो आपको कम्पीट तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करते, उस साइड को नहीं बाइंड करेंगे जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ता है, किसी और साइड पे जाके जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा, एंजाइम अपना शेप चेंज कर देगा। एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो सबस्ट्रेट को नहीं पहचानेगा और सबस्ट्रेट से जुड़ नहीं पाएगा, तेज म्यूजिक चलेगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी नॉन कॉम्पिटिटिव केस में। तो क्या होगा, और ये एक बार जब जुड़ गए तो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो गया, परमानेंटली चेंज कर दिया और एंजाइम को छोड़ेंगे भी नहीं। एग्जाम्पल लेड हो गया, अर्जेंटिन हो गया, मर्करी हो गया, ऐसे कुछ आयंस हैं जो कि एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर को परमानेंटली चेंज कर देते हैं और जिससे एंजाइम अब सबस्ट्रेट से जुड़ नहीं पाता है। इसके साथ साथ अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो एंजाइम हमें पढ़नी है, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम यहीं पे विराम देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी प्रश्न उठ रहा है आज के इस वीडियो से रिलेटेड, या जो हमने एंजाइम प्रीवियस वीडियो में बात की या रिलेटेड टॉपिक से, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, आपके प्रश्नों का, आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज, डाउट्स का, और ताकि उसका मैं आंसर कर सकूं। तो हमें मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, ठीक है, कि आज का आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है,
साथ ही साथ अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, जो इतने लॉन्ग टाइम से पढ़ाई से वंचित रहे थे, पढ़ाई से दूरी बनी हुई थी, लॉकडाउन की वजह से एक बड़ा सा गैप आ गया, उस गैप को हम धीरे धीरे रिफिल करें। ठीक है, तो उनके साथ शेयर भी कीजिए, और जो बेल आइकन पास में आपको दिख रहा है हमारे चैनल पर, तो उसको प्रेस करना ना भूलें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, फास्टेस्ट अपडेट मिलेगी, और अब बहुत ही जल्द अब आपको मेरे और भी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, और भी नए वीडियोस आने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे अब आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।